हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोन और एंटी साइक्लोन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब ग्लोबल जीके ट्रिक्स दैन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वायु को समझ लेते हैं। वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यानी कि वायु का कम दाब उसके गर्म होने पर हो जाता है, इस पवन बन जाती है। जब वायु कम दाब की हो जाती है तो वह धीरे धीरे गर्म हो जाती है और गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इसे हम प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन से समझ सकते हैं। जब भी प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। अब हम चक्रवात को आसानी से समझ सकते हैं। वायुदाब को समझ लेते हैं। सबसे पहले वायुदाब वायु जो भार डालती है उसे वायुदाब कहते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जा सकता है। वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार, पास्कल, किलो पास्कल है। बैरोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे कम होता है तो बारिश आने की संभावना होती है। अचानक से कम हो जाता है तो आंधी या तूफान आ सकते हैं। और बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे बढ़ता है तो साफ मौसम यानी प्रति चक्रवात की स्थिति होती है। इसे बैरोमीटर में देख सकते हैं आप। इसमें पारा लगा हुआ होता है और ऊपर वायुदाब मापी भी लगा हुआ होता है। जब गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तो उस स्थान पर कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और उच्च दाब से वायु कम दाब की ओर चलने लगती है। देख सकते हैं इमेज में। इसमें ठंडी वायु गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जब ठंडी वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो वहाँ पर वायु उच्च दाब से कम वायु दाब की ओर चलने लगती है। मगर ये वायु सीधे नहीं चलती है, जैसा कि सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। ये वायु एक चक्करदार यानी गोल गोल होकर चक्रवात की स्थिति उत्पन्न कर देती है और चक्रवात के द्वारा ये वायु चलती है। तो ये कोरियोलिसिस बल के कारण होता है। लेकिन ये कोरियोलिसिस बल जो होता है वो चक्रीय रूप से हवा को गति कराता है, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। अब कोरियोलिसिस बल क्या होता है इसे जान लेते हैं। जैसे पृथ्वी के घूमने गतिशील होने यानी कि घूमने या गतिशील होने, उसमें प्रेक्षित विक्षेपण वायु में भी विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं यानी वायु को भी विक्षेपित कर देते हैं। इसे ही कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। 19वीं सदी के फ्रांसीसी इंजीनियर गणितज्ञ गुस्ताव गैस्पर्ड कोरियोलिसिस ने 1835 में इसका वर्णन किया था। अब इसके अलावा भी एक नियम कार्य करता है जो कि है फैरल का नियम। इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं आप। नॉर्थ साइड में जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, वहाँ पर ये हवाएं राइट साइड यानी दाहिनी ओर मुड़ती हैं और जो साउथ हेमिस्फीयर है यानी दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ पर ये हवाएं लेफ़्ट साइड में यानी बाईं ओर मुड़ती हैं। अब चक्रवात के प्रकार को समझ लेते हैं। इन चक्रवातों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाए जाते हैं। इमेज में देख सकते हैं आप। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध जो भूमध्य रेखा से विभाजित है। भूमध्य रेखा जो हमारी मध्य रेखा है जो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को विभाजित करती है। यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा को देख सकते हैं आप। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होने वाले जो चक्रवात होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के पूर्वी तटीय प्रदेशों में चक्रवात पाए जाते हैं। अमेरिका में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली और दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून
और जापान में टैफू, इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से इनको जाना जाता है। कैरिबियन, चीन सागर, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझ लेते हैं। 35 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय अर्थात मध्य अक्षांशों के मध्य होने वाले चक्रवात, उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इन चक्रवातों को प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ये शीत ऋतु में अधिक होता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हवाएं जो होती हैं वो मंद होती हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे कि हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, इनमें हवाएं तीव्र वेग से चलती हैं। अब प्रति चक्रवात की स्थिति को समझ लेते हैं। हवाएं प्रायः मंद गति से केंद्र उच्च दाब से बाहर की ओर चलती हैं, यानी कि मंद गति से और उच्च दाब से बाहर की ओर जो हवाएं चलती हैं। चक्रवात में ये हवाएं अंदर की ओर चलती हैं और प्रति चक्रवात में इसके विपरीत होता है। जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, इसमें भी ये विपरीत होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। अब प्रति चक्रवातों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रति चक्रवात में मौसम जो होता है वो साफ होता है और हवाएं मंद गति से चलती हैं। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में घूमता है। इनका आकार प्रायः गोलाकार होता है, परंतु कभी कभी ये यू आकार में भी मिलते हैं। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब अधिक होने के कारण हवाएं केंद्र की बाहर की ओर चलने लगती हैं और आकार में प्रति चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत होते हैं। इनका व्यास चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक बड़ी होते हैं। चक्रवात में कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। चक्रवात में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र भारत का पूर्वी तट है। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवात नहीं आते। यहाँ कोरियोलिस बल जो होता है वो बहुत कम होता है। अरब सागर में कमज़ोर चक्रवात के बनने का कारण समुद्र का ठंडा पानी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सेंटर में शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे चक्रवात की आँख कहते हैं। यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।